कल हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा कि अगर आपके पास डिफरेंट वेक्टर्स है उनको आप किसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय द डिफरेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन इन अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। ए बी सी वेक्टर है, इनको हमने तीन साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स रिप्रेजेंट किया, तो चौथा साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर जो है दिस फोर्थ साइड विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी। It is resultant. Remember one thing. Resultant means the effect. इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इसके बराबर नहीं होगा, बट इन तीनों का जो इफेक्टिव मतलब जो इनका जो ये इफेक्ट दिखाएंगे, जो ये काम करेंगे अलग से, वो इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो ये दिखाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ए वेक्टर लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये है 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, ये है 60 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो आप सम करोगे 20 प्लस 30 प्लस 60 दैट इज जो भी आएगा 110। इट्स नॉट लाइक दैट। इन तीनों का जो ओवरऑल वैल्यू होगा, लेट्स से ऐसा है ऑब्जेक्ट जा रहा है 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स दिस साइड, देन ये जा रहा है इस डायरेक्शन में 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर, ओके। फिर ये जा रहा है इस डायरेक्शन में लेट्स से 30 मीटर्स, तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये मान लो ए वेक्टर था हमारे पास 20 मीटर के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड बी का 40 सी का 30, तो रिजल्टेंट होगा यहाँ से। रिजल्टेंट का ये मतलब नहीं है कि इसका वैल्यू होगा 20 प्लस 40 प्लस 30। रिजल्टेंट का मतलब क्या, दिस विल रिप्रेजेंट द फाइनल वेक्टर, कि इन तीनों वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो है, जो ये तीन इफेक्ट दिखा रहे हैं वो सिंपली ये दिखा रहे हैं। और आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड भी होगा डिस्प्लेसमेंट होता है लाइन करेक्टिंग इनिशियल और फाइनल पोजीशंस, और आप देखोगे पहले इधर गया फाइनली इधर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इतना सब करने के बाद जो इन वेक्टर्स का रिजल्ट है वही इस वेक्टर का रिजल्ट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मींस दैट इट गिव्स द सेम वैल्यू और सेम इफेक्ट एज बाय ऑल दीज इंडिविजुअल वेक्टर्स, ऑलराइट, कंबाइंड टुगेदर। सो इसी पॉलीगन लॉ पे बेस्ड है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं हम, ओके। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास तीन, ये स्ट्रिक्टली बात कर रहा है तीन वेक्टर्स के बारे में, कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स है, लेट्स से दो वेक्टर्स लिखेंगे फिलहाल, वेक्टर ए वेक्टर बी। अगर आप दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, देन द थर्ड साइड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। मतलब ऐसे याद रखोगे आप कि इफ यू कैन रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, दो वेक्टर्स को आप दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट, ये पॉलीगन लॉ ही है। पॉलीगन इज एनी मल्टी-साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो ट्रायंगल इज आल्सो अ पॉलीगन, इसके तीन साइड है, तीन साइड्स होते हैं। तो ए और बी वेक्टर को अगर आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मगर सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट सेंस ऑफ, अगर ये ऐसे जा रहे हैं तो ये ऐसे आ रहा है, अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, वही जो आपने पॉलीगन लॉ में पढ़ा है, ओके। सो रिजल्टेंट आर विल बी इक्वल टू किसके बराबर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एंड रिमेंबर दिस थिंग, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, नॉट सेम डायरेक्शन, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन है R vector has या R has opposite sense of direction। सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर इनका इफेक्ट है एंटी क्लॉकवाइज या इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला वेक्टर जो है ये क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है। खाली सेंस इनका तो होता है सेम, अदरवाइज वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है। ये जा रहा है मान लो इधर एक्स एक्सिस की तरफ, ये जा रहा है एंगल के ऊपर,
ओके, डायरेक्शन ऑब्वियसली डिफरेंट है पर सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम है। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, और एक बार बोल रहा हूं ट्रायंगुलर का स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल having same sense of direction, then the closing side of a triangle gives the resultant of these vectors। ये तो पॉलीगॉन लॉ का ही स्टेटमेंट है। ओके, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमें we have to find the magnitude of r, कि अगर मान लो बाय वैल्यू ये वेक्टर है 10 मीटर या 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ये है 4 मीटर या ये मान लो 3 मीटर है, ये मान लो 4 मीटर है, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा? वो सीधा नहीं होगा 3 + 4 = 7, वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये वेक्टर्स किस एंगल के ऊपर है इंक्लाइंड टू ईच अदर। ओके, ये एंगल कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो जितना ये वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग इस रिजल्टेंट का वैल्यू भी आ जाएगा। कोई ऐसा मत बोलना कि ये 3 + 4 आ जाएगा 7, बिकॉज आप खुद देख सकते हो कि ये लेंथ और ये लेंथ इनका डिफरेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंट वैल्यू, अगर इन दोनों को आप सम करोगे ये इससे डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर आप इन दोनों का सम करोगे इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस वन। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द वैल्यू, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे। कैसे? मान लो आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये है हमारे पास, इधर मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये है हमारे पास वेक्टर ए, ओके, एट एन एंगल, दूसरा वेक्टर है ये वाला, लेट से ये है वेक्टर बी। इनके बीच में जो एंगल है, एंगल कौन सा होता है वेक्टर्स के बीच में, बिटवीन देयर डायरेक्शंस, अंदर वाला एंगल नहीं, बाहर वाला एंगल। क्या अगर मान लो ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहे हैं, इनके डायरेक्शंस के बीच में कौन सा एंगल है, दैट इज द एंगल, ये वाला एंगल नहीं है वेक्टर्स का एंगल। तो इनका रिजल्टेंट जो है, जो हमने अभी पढ़ लिया या कल भी देख लिया था पिछले वीडियो में, कि पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से ये आएगा इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर, और इसका वैल्यू वेक्टर वाइज ये होगा किसके बराबर, a + b, दैट इज जस्ट अ सिंबल। अब इसका वैल्यू कितना होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये है हमारे पास बी वेक्टर, लेट से हमारे पास है थीटा, जो है ये है क्या, ये है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, और यहां पे एक चीज नोट्स कर ये लिख दो कि ये है हमारे पास मान लो एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। तो अगर आप क्या करोगे, रिजॉल्विंग, या इसका नाम रख लो कुछ, ये है ओ, ये है ए, ये है बी। ओके, तो फ्रॉम फिगर ये जो ओ ए साइड है ये है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर। ये वेक्टर है मगर इसकी एक लेंथ है, तो कितनी लेंथ है, जितना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ओके, ओ बी जो है यहां पहले लिखेंगे ए बी जो है ये है वेक्टर बी की लेंथ, और ओ बी जो है ये है वेक्टर आर की लेंथ, या ऐसे लिख लो ए वेक्टर प्लस, यही वैल्यू देखना है कि ये रिजल्टेंट वैल्यू कितना आता है, रिजल्टेंट वेक्टर नहीं, रिजल्टेंट वैल्यू कितना आता है। ओके, तो अगर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, हम करेंगे इसको रिजॉल्विंग वेक्टर बी, या सीधा लिखेंगे, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे बी along horizontal या along x axis and y axis। अगर आप वेक्टर इसको कल मैंने आपको बोला था कि जिस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में, जिसके साथ एंगल बन रहा है उस साइड इस वेक्टर का आता है कौन सा वाला कंपोनेंट, cos थीटा मल्टीप्लिकेशन में, पिछले वीडियो में बोला था। तो ये आ गया बी वेक्टर इनटू cos थीटा कंपोनेंट। दूसरा आएगा वर्टिकल एक्सिस में, यहां बना लो या इधर बना लो, तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास बी साइन थीटा। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो ये मैंने कल आपको बोला था जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, कि अगर ये एक वेक्टर है हमारे पास ए,
ये एंगल बना रहा है थीटा। हमने फिर देख लिया था कि इस वेक्टर की इमेज इस साइड और इस साइड कितनी बनती है, इसका कंपोनेंट ये हमने देखा था, ये a cos थीटा बना, ये a sin थीटा बना। अब ये cos थीटा है या ऊपर ये ले लो, एक ही बात है, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, एक ही बात। तो ये b cos थीटा और ये वर्टिकल वाला जो है ये क्या है, b sin थीटा। ओके, वी गेट क्या मिला हमें, b cos थीटा जो है, b cos थीटा अलोंग आ गया हमारे पास x एक्सिस, एंड b sin थीटा जो है ये आ गया अलोंग y एक्सिस। ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज कर लिया। ओके, लेट्स से ये जो पॉइंट है इसका नाम रखेंगे हम c। ओके, इस पॉइंट का नाम है, ट्राइंगल का नाम है c। ये b cos थीटा थोड़ा इधर बीच में लिखेंगे, ये है हमारे पास b cos थीटा। इजी। अब सिंपल, अब हमें बताना है कि OB का वैल्यू कितना है। तो अगर आप देखोगे ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनको मैंने बोला था कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये और ये 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये एंगल भी ऑब्वियसली कितना होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। ऑलराइट, तो अगर आपके पास एक राइट एंगल पे ट्रायंगल होगी तो उसका हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या है, तो यूजिंग PGT इन ट्राइंगल OCB, OCB में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो ये OB का स्क्वायर जो है वो आएगा OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। इजी, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। OC का वैल्यू अगर आप देखोगे ये है OA प्लस AC के बराबर, और CB का फिलहाल ऐसे ही लिख लो। ओके, एंड रिमेंबर अगर आपके पास वेक्टर A है तो उसका मैग्नीट्यूड या तो मॉड से डिनोट कर लो या सिंपली वो सिंबल लिख लो। अब आपकी मर्जी है, आपको इजी क्या लगता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली A, ये सिंपली B, और ये जो है ये सिंपली R के बराबर है। थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए बार बार मॉड बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो बट व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो OA जो है हमारे पास किसके बराबर है, A का मैग्नीट्यूड मॉड करके लिख लो या सिंपल A लिख लो, प्लस AC जो है वो किसके बराबर है, B cos थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस CB जो है ये किसके बराबर है, B sin थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये जो OB जो है, OB किसके बराबर है, R और इसका स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज R स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर, प्लस यहाँ पे B है B cos थीटा का स्क्वायर, प्लस 2AB cos थीटा। ओके, और इसके साथ प्लस है क्या, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो R स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस इस वाले टर्म में आ गया हमारे पास B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसी के साथ लिखेंगे पहले ये लास्ट वाली टर्म B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या है 2AB cos ऑफ, ये आ गया A स्क्वायर, प्लस इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बच गया 2AB cos ऑफ थीटा। अब आपको फॉर्मूला पता है कौन सा वाला, कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1 के बराबर फॉर एनी एंगल। तो ये बन गया A स्क्वायर प्लस ये बन गया B स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर है 1, प्लस बन गया 2AB cos ऑफ, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर आ गया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट, हटाने ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड, B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ, ये आ गया रिजल्टेंट का वैल्यू। रिमेंबर दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल रिजल्टेंट। ये वैल्यू आपको बताएगा कि इन दोनों का इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा। कैसे पता चलेगा कि वो डिपेंड करेगा एंगल, देखो इट इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू A प्लस B,
इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा, cos थीटा एंगल पे डिपेंड करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कैसे इसके केस देखेंगे डिफरेंट कि ये आ गया हमारे पास। अभी हम खाली एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की डिट्टो यही है पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरे वेक्टर का स्क्वायर 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द टू वेक्टर्स। ऑलराइट, और अगर आपने बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर की एक उसका मैग्नीट्यूड फाइनल का आपने निकाला, डायरेक्शन क्या है उसकी, आप बोलोगे ऐसे, ऐसे तो कोई इसका नाम नहीं है, इस डायरेक्शन का कुछ नाम होगा, या तो आप इसके यूनिट वेक्टर्स में लिख लो आई कैप जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, या आप एंगल बताओ कि किस एंगल पे है ये विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है फाई, तो अगर हम फाई का वैल्यू बोलेंगे, मान लो कैलकुलेट करके ये 45 आ गया, तो हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, सपोज कर लो इसका वैल्यू आ गया 100, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 100 और इट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो 45 डिग्री बताने से ही हमें पता चल जाता है कि ये वेक्टर किधर जा रहा है। डायरेक्शन किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, या आप बोलोगे देखो ये वेक्टर देखो ये इधर जा रहा है, इधर इट्स नॉट डिफाइंड, इधर उधर इसका कोई मतलब ही नहीं। हमें बताना है कि एक प्रॉपर इसका कुछ वैल्यू बताना है, प्रॉपर एक ऐसा एड्रेस देना है कि हर कोई अंडरस्टैंड कर सके। तो हम बोलेंगे कि भाई एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 100 यूनिट और उसकी डायरेक्शन है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हर कोई समझ लेगा बिल्कुल भाई, कहीं भी बोलो उसको बोलेगा कि अगर 45 है, मान लो ये 45, ये बन गया 45 डिग्री एंगल, हर कोई इस वेक्टर को ये ऐसे बनाए। तो ये या तो एंगल की डायमेंशन बताओ या इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। तो बेटर यहां पे रहता है कि हम इसका एंगल बताए। तो मान लो लेट से लेट फाई जो है ये है क्या, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो therefore from triangle OCV tan ऑफ फाई का वैल्यू किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज BC अपॉन OC, BC को BC ही लिख लो, ये OA प्लस AC के बराबर आएगा, OA प्लस AC इक्वल टू टोटल OC। अब BC का वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, B साइन थीटा, OA का है A प्लस AC का है B cos ऑफ, ये आ गया आपके पास tan फाई का वैल्यू। आप इन डिफरेंट टर्म्स का वैल्यू डालो, tan फाई का वैल्यू आएगा, रिजल्टेंट में डिफरेंट टर्म्स का वैल्यू डालो, रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया। आप बताओगे फाइनल वेक्टर इज 100 यूनिट्स एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये मैं ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूं, 45 या 100, वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इजी। अब इसके एक दो केसेस देखेंगे फिलहाल कैसे। मान लो पहला ये कि अगर दो वेक्टर जो है, केस नंबर फर्स्ट कि अगर इन वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो है 0 डिग्री, 0 जब होगा तो उस टाइम पे cos ऑफ 0 का वैल्यू कितना होता है 1। इस इक्वेशन में डालो, r का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 1 बन गया। तो खत्म। ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है अंडर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकली ये वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये गया वेक्टर b, तो इनका टोटल लेंथ, अगर एक वेक्टर की लेंथ इतनी है दूसरी की टोटल लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक ये पूरी लेंथ, ये सिंपली दिस प्लस दिस आएगा। ओके, तो अगर ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका रिजल्टेंट सिंपली उनका मैग्नीट्यूड जो है, फाइनल वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सिंपली उनके मैग्नीट्यूड का सम होता है। और व्हाट इज द एंगल ऑफ, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें वैल्यू डालो, tan ऑफ फाई आएगा, साइन 0 होता है 0 के बराबर, तो tan फाई भी आएगा 0। ओके, सिंपल, साइन थीटा साइन 0 0 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग दैट इज 0।
tan phi is 0 which implies इसका लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा, phi का वैल्यू है 0 डिग्री है, 0 रेडियन। तो मतलब रिजल्टेंट भी 0 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब उधर ही जा रहा है। सिंपल। दूसरा केस नंबर सेकंड, अगर एंगल का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, तो ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है ये सब्ट्रैक्शन का केस हम अलग से पढ़ेंगे। इस केस में अगर कोई करना चाहेगा वो डायरेक्टली कर सकता है। cos थीटा आएगा -1, खाली यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगी, r इक्वल्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये वाला फॉर्मूला बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर ओवर रूट, ये और ये कैंसिल, रिजल्टेंट का वैल्यू बन गया a माइनस b। अगर दो वेक्टर्स, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर, उनका इफेक्टिव जो है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ऑब्वियस बात कि अगर आपके ऊपर फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इधर 100 न्यूटन इधर 50 न्यूटन, हम बोलेंगे इसके ऊपर नेट लग रहा है 100 माइनस 50 इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो मतलब क्या है इसका कि अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री वेक्टर एक इधर है एक इधर है, अपोजिट है तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं सिंपली उनका मैग्नीट्यूड। ये हम सब्ट्रैक्शन वाले केस में अलग से पढ़ेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। किसके बारे में, एडिशन के बारे में। इसके और भी कुछ केसेस है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।